Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आ गई हूँ मैं फिर से आप सबके लिए MPLRC के वीडियोस लेकर। आप सबके बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कब नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा, कब होगा। तो फाइनली नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। हम देखने जा रहे हैं MPLRC का 11th वीडियो। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 45 टू सेक्शन 49। इससे प्रीवियस सेक्शन 44 तक हम सारे सेक्शंस जो है कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कौन सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन से में क्या क्वेश्चन फ्रेम होंगे। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये है MPLRC लैंड रेवेन्यू एक्ट का 11th वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 45 टू सेक्शन 49। किसी और सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट देखनी हो, MPCG के ओल्ड पेपर्स देखने हो, किसी की रिवीजन लेक्चर सीरीज देखनी हो, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर सब कुछ अवेलेबल है। चलिए, तो सबसे पहले ये जो है सेक्शन 45 टू 49, ये है चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में ही आ रहा है। 44 भी चैप्टर 5 में ही था। इसमें मेनली बात हो रही है चैप्टर 5 में अपील, रिव्यू एंड रिवीजन। अगर आपको किसी केस के इसमें अपील करनी है तो क्या होगा, अगर जो ऑर्डर आ गया है उसका रिवीजन करवाना है, रिव्यू करवाना है, तो क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर 5 ऑफ MPLRC। चलिए, तो सेक्शन 45 जो है वो MPLRC का ओमिटेड है, वो नहीं आएगा। ठीक है, वो ओमिटेड हो चुका है। तो हम सेक्शन 46 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 46 बोलता है नो अपील अगेंस्ट सर्टन ऑर्डर्स, मतलब किन किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट में अपील लाई नहीं होगी। मैं आपके लिए ये पूरा एक बार पढ़ देती हूँ डायरेक्ट, फिर आपको समझाऊंगी। ओके, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 44A, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर allowing or rejecting an application for condonation of delay on the grounds specified in section 5 of the Limitation Act 1963। इसका सेकेंड पॉइंट है rejecting an application for review, और थर्ड पॉइंट allowing or rejecting an application for stay, फोर्थ पॉइंट of an interim nature। देखिए, ये बोलता है कि सेक्शन 44 में जो बोल दिया है वहाँ पे अपील होएगी, वहाँ पे होनी ही है, उसके अलावा कहीं अपील नहीं होएगी। नॉट विथ एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 44, जो 44 में बोल दिया है वहाँ अपील होगी, उसके अलावा नहीं होएगी। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर, किस ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट बताता है वो ऑर्डर या वो उसके खिलाफ जिसमें लिमिटेशन का जो टाइम था, जो सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में बताया है, वो हो चुका है। अब सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में एक टाइम पीरियड आपको स्पेसिफाइड बता रखा है कि इतने टाइम के अंदर ही आपको अपील करनी है। ठीक है, अगर वो टाइम बार्ड हो जाती है तो नहीं होगी। तो जो सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में बता रखा है उसी के अनुसार उसी टाइम के अंदर आपको जो है अपील करनी है। अगर आपने नहीं करी है तो टाइम बार्ड हो गई है। ठीक है, इसको अपन ने वर्ड यूज किया है कंडोनेशन ऑफ डिले। ये वर्ड आप ध्यान रखिए, कभी MCQ में पूछ ले। कंडोनेशन ऑफ डिले जो होता है वो सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है। ठीक है, बट आप सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में ये भी बात ध्यान रखिए कि अगर कोई लेट लाता है, मतलब जो टाइम पीरियड बताया था उसके बाद में अगर कोई अपील करता है, तो भी बहुत सी बार जो है अपील एडमिट होती है। क्यों? क्योंकि वो रीजन दे देता है, सेटिस्फाइंग रीजन। अगर किसी अपीलेंट ने बताया है कोर्ट को कि मैं इतने साल क्यों नहीं आ पाया, और अगर कोर्ट को वो ग्राउंड सही लगते हैं, सफिशिएंट लगती है, तो अपील एडमिट हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली सेक्शन 5 की अगर लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम पीरियड बताया है उसमें आपने अपील नहीं करी है तो नहीं होएगी। ठीक है, अपील नहीं हो सकती। बट स्पेसिफिक ग्राउंड्स आप अगर कोर्ट को बताते हैं हमने ये अपील क्यों नहीं करी, हम क्यों नहीं आ पाए, हमने ग्राउंड्स बताए हैं और कोर्ट को सेटिस्फैक्टरी भी लगते हैं, तो अपील हो सकती है। वो कोर्ट के ऊपर है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। सेकेंड देखते हैं, एक अपील जो है रिव्यू के लिए करी है, रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। आपको कोई ऑर्डर मिला, अब आप उसका रिव्यू कराने की एप्लीकेशन डाली और आप वो जो है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिव्यू की जो एप्लीकेशन डाली अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो आप वापस अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर रिव्यू की CPC में बोला है, अगर रिव्यू की जो एप्लीकेशन आपने डाली है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो आप इंस्टेंटली वापस से अपील
कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू की जो एप्लीकेशन है अगर वो एक्सेप्ट हो जाएगी तो आप इंस्टेंटली अपील कर सकते हैं, बट इसमें बताया है MPLRC में कि अगर रिजेक्ट हो जाती है रिव्यू की एप्लीकेशन तो आप अपील नहीं कर सकते। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में था कि एप्लीकेशन फॉर स्टे, मतलब आप कोई स्टे लेना चाहते तो उसकी भी आपको अपील नहीं मिलेगी। फिर आता है इंट्रीम नेचर। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो मेनली आप देखिए अगर लिमिटेशन पीरियड के बाद आप करते हैं तो नहीं कर सकते हैं, अगर रिव्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो भी नहीं कर सकते हैं स्टे और इंट्रीम ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 46 को कंटिन्यू करते हैं। इसमें फिफ्थ पॉइंट, passed under the provision of section 29, 30, 104, 106, 114A, 127, 146, 147, 150, 152, 161, 207, 208, 210, 210, 212, 213, 215, 220, 243। इनमें आपको फर्स्ट अपील करने का राइट नहीं है। ये सारे सेक्शंस बता रखे, इसमें आप अपील्स जो है नहीं कर सकते हैं। अब जो इसका बी पॉइंट है वो बोलता है कि सेकंड अपील कहाँ कहाँ लाई नहीं होगी। तो देखिए जो बी पॉइंट है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में से इतने क्वेश्चन फ्रेम नहीं होंगे, बट बी पॉइंट में से कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अपन पढ़ते हैं बी वाला, नो अपील, नो सेकेंड अपील, नो सेकेंड अपील shall lie from an order passed in first appeal against an order passed under the provision of subsection 1 of section 131, section 134, section 173, section 234, section 239, section 240, section 241, section 242, section 244 एंड section 248। तो देखिए ये जो सेक्शंस है इसमें अगर आपने पहले कोई ऑर्डर लिया है फर्स्ट अपील में तो उसके खिलाफ आपको सेकंड अपील नहीं मिलेगी। तो आप ये सेक्शन वाइज ध्यान रखिए, आराम से याद कर सकते हैं। 131, 134 लाइन से चल रहे, ठीक है। फिर 234, 239, 240, 242, मतलब अगर आप कोशिश करें तो आपको याद हो जाएगा। एक बार बस याद रहना चाहिए कि किस किस में जो है सेकेंड अपील लाई नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 47, लिमिटेशन ऑफ अपील। मतलब कब तक, जैसे लिमिटेशन एक्ट में बता रखा था कि कब तक जो है आप एक केस को कोर्ट तक ला सकते हैं, एक टाइम लिमिटेशन थी, वैसे ही MPLRC में भी कब तक आप अपील कर सकते हैं उसका टाइम लिमिट दिया हुआ है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग फर्स्ट और सेकेंड अपील शैल बी 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अपील अगेंस्ट, प्रोवाइडेड दैट वेर एन ऑर्डर अगेंस्ट विच the appeal is preferred was made before the coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code Amendment Act 2018. The period of limitation of appeal shall be as provided in the code prior to the said Amendment Act. Provided further that where a party other than a party against whom the order has been passed ex parte has no previous notice of the date on which the order was passed, limitation shall be computed from the date of the communication of such order. देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें बोला गया है कि जो भी अगर आपको फर्स्ट अपील या किसी के खिलाफ ऑर्डर के खिलाफ आपको सेकंड अपील या फर्स्ट अपील जो भी करनी वो होनी चाहिए 45 डेज के अंदर। ठीक है, 45 डेज का इसमें टाइम लिमिट बताया है कि कोई ऑर्डर है उसके खिलाफ अगर आपको फर्स्ट अपील करनी है या इसके खिलाफ आपको सेकंड अपील करनी है तो वो हो जानी चाहिए 45 डेज के अंदर। प्रोवाइडेड दैट कि इससे पहले, ये तो 2018 के अमेंडमेंट में आया है 45 डेज का, 2018 से पहले क्या, 2018 से पहले इन्होंने बोला कि अगर इस एक्ट से पहले जो लिमिटेशन पहले वाले प्रायर कोड में बताई थी उस हिसाब से चलेगी। नॉर्मल से बात है 45 डेज के अंदर आपको फर्स्ट अपील या सेकंड अपील करनी है। ठीक है, 2018 के अमेंडमेंट में ये आया, इससे पहले क्या जो एक्ट चल रहा था उस हिसाब से। प्रोवाइडेड फर्दर कि अगर मान लीजिए किसी ने अपील करी और उसका जो ऑर्डर आया, ठीक है, अब उसने सेकंड अपील करी और ये जो ऑर्डर आया था ये एक्स पार्टी जजमेंट था, सामने वाली पार्टी जो थी वो कोर्ट में थी ही नहीं। तो अब जब सेकंड अपील की हियरिंग या जो भी होगी तो उसको तो पता ही है, तो कोर्ट को क्या करना है कि उसको कम्युनिकेशन करना है नोटिस के द्वारा। तो इसमें लिखा है कि अगर कोई पार्टी का जो है ऑर्डर आता है और वो एक्स पार्टी पास होता है तो आप सामने वाली पार्टी को जो है उसको नोटिस दो कि कौन सी डे को अब जो है अगली हियरिंग या अगली अपील सुनी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 48, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्टेड टू अकम्पनी पेटिशन। एवरी पेटिशन फॉर अपील, रिव्यू और रिवीजन shall be accompanied by a certificate copy of the order to which
द ऑब्जेक्शन इज मेड अनलेस द प्रोडक्शन ऑफ सच कॉपी इज डिस्पेंस्ड विद। इसमें लिखा है, इसमें नॉर्मली ये बोला गया है कि कोई ऑर्डर आया, उसके खिलाफ या तो आप अपील करेंगे या रिव्यू के लिए बोलेंगे या रिवीजन के लिए बोलेंगे। तो जब भी आप ये कंप्लेन करेंगे, पिटीशन दायर करेंगे आप कोर्ट में कि हमें ये जो ऑर्डर आया है इसके खिलाफ अपील करनी है या रिव्यू या रिवीजन करना है, तो ये जब अपील करेंगे तो इसके साथ इस ऑर्डर की फोटोकॉपी करें, इसकी कॉपी लगवाएं, क्योंकि उसमें पता होना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत है, इस ऑर्डर से क्या दिक्कत है। तो इसलिए वो ऑर्डर की कॉपी जो है आपको पिटीशन में लगानी है, चाहे आप अपील के लिए लगाएं, रिव्यू के लगाएं या रिवीजन के लिए लगाएं, ठीक है। तो आपको जो है ऑर्डर की कॉपी उसके साथ लगानी ही है, और अगर पहले से लगा रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेक्शन 48 बस यही बोलता है, हाँ आपको एक ऑर्डर की कॉपी लगानी है पिटीशन में, किसके लिए, या तो आप अगर आप अपील कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं या रिवीजन करवा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 49, पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। अब अपीलेट अथॉरिटी की क्या क्या पावर्स है, आपने अपील करते देख लिया। 44 में हमने देखा था कि अगर क्या दिक्कत होगी तो किसको अपील करनी है, ये भी हमने देख लिया। कैसे अपील होगी ये भी देख लिया, कौन कौन सी अपील नहीं होगी ये भी देख लिया। अब अपीलेट अथॉरिटी को देख लेते हैं, जो मेन है अपीलेट अथॉरिटी वो क्या करेगी, उसका क्या काम है, ये अब हम देखेंगे, पावर्स देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, द अपीलेंट अथॉरिटी में आइदर एडमिट द अपील और आफ्टर कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड एंड गिविंग द अपीलेंट एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड मे समरीली reject it, provided that the appellate authority shall not be bound to call for the record where the appeal is time-barred or does not lie. Second point, if the appeal is admitted, date shall be fixed for the hearing and notice shall be served on the respondent. इसमें बोला है कि जो अपीलेट अथॉरिटी, अगर आप उसको अपील करते तो या तो वो एडमिट कर लेगी, ठीक है, आपने अपील करी तो या तो एडमिट हो गई या फिर रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट कब करेगी, पहले आपको बुलाएगी, कुछ रिकॉर्ड्स लेगी जो उनको लगता है कि भैया हमको दोनों पार्टीज को एक बार सुन लेना चाहिए, वो सब करके फिर रिजेक्ट करेगी, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करेगी, या तो एडमिट कर लेगी या फिर दोनों पार्टीज को बुलाएगी, जो एविडेंस चाहिए वो लेगी, और अगर उनको ठीक लगेगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो अपीलेट अथॉरिटी है उसको लगता है कि आपने कोई अपील करी है, वो टाइम बार्ड हो गई है, टाइम बैड हो गई है, मीन सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन के अंदर वो नहीं आ रही है, आपने जितने टाइम के अंदर करनी थी उसके बाद अपील करी है। मान लीजिए इसमें भी 45 डेज का बोला था कि 45 डेज के अंदर आपको फर्स्ट या सेकेंड अपील करनी है। अब आप जा रहे हैं आराम से 60 डेज के बाद, तो वो टाइम बैड हो गई है, मतलब अब वो इस लिमिटेशन में आएगा ही नहीं। तो फिर अगर कोई टाइम बैड है तो उसको सीधे मना कर सकते हैं, ठीक है, या तो हाँ करें, और अगर ना करनी है तो पहले आपको एविडेंस मंगाने पड़ेंगे, दोनों पार्टीज को सुनना पड़ेगा और फिर ना कर सकते हो। पर ना कब कर सकते हैं, जब वो टाइम बैड हो गई है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि मान लीजिए अपील जो है एडमिट कर ली, ठीक है, रिजेक्ट हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर एडमिट हो जाती है तो दोनों पार्टीज को आप बताइए कि अब अगली हियरिंग कब होगी और इस चीज़ का उनको नोटिस भेजिए। ये बात जो है सेकेंड पॉइंट बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, after hearing the parties, the appellant authority may confirm, vary or reverse the order appellate against or may take such additional evidence as it may consider necessary for passing its order, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट बोलता है कि अपीलेट अथॉरिटी ने जब एडमिट कर ली और नोटिस भेज दिया तो अब क्या करेंगे, अब दोनों पार्टीज को बुलाएंगे, सुनेंगे वो क्या बोल रहे हैं, दोनों पार्टीज की हियरिंग होगी। तो अब क्या कर सकती है अपीलेट अथॉरिटी, मान लीजिए किसी ऑर्डर के खिलाफ आपने किया तो या तो उस ऑर्डर को कंफर्म कर देगी कि नहीं ये ऑर्डर सही है, या फिर वेरी कर देगी, थोड़ा कुछ चेंज कर देगी, या फिर रिवर्स कर देगी, ठीक है, जिसने एप्लीकेशन दी होगी उसके फेवर में कर देगी, क्योंकि एप्लीकेशन वही करेगा ना जिसको वो ऑर्डर जम नहीं रहा होगा, ठीक है, वही बात लिखी है। अथॉरिटी में कंफर्म, या तो हाँ कर देगी, वेरी मीन्स थोड़ा सा चेंज कर देगी, या रिवर्स कर देगी, पूरा ही चेंज कर देगी, किसके, अपीलेंट के फेवर में कर देगी, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी उनको एडिशनल एविडेंस नेसेसरी होंगे वो भी वो मंगवा लेंगे। प्रोवाइडेड दैट द अपीलेंट अथॉरिटी शैल नॉट ऑर्डिनरली रिमांड द केस फॉर डिस्पोजल टू एनी revenue officer subordinate to it, provided further that all cases which have been remanded to subordinate revenue officer by the appellant or revisional authority before the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code Amendment Act 2011 shall be heard and decided by such revenue officer.
देखिए इसमें बोला है कि जो अपीलेट अथॉरिटी है उसको केस डिसाइड करना ही है। अब मान लीजिए वो क्या करी कि अपना अपीलेट अथॉरिटी जो है वो केस इसको दे रही है, सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर को दे रही है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा करना मना बोल दिया है। 2011 के बाद से ये अमेंडमेंट आ गया था कि जो अपीलेट अथॉरिटी है वो रेवेन्यू ऑफिसर को केसेस ऐसे ही ट्रांसफर नहीं कर सकती। कोई रीज़न होगा या बहुत मतलब डिफिकल्ट चीज़ होगी या उनको लगेगा तो ही वो ट्रांसफर कर सकते, बाकी अपीलेट अथॉरिटी जो है रेवेन्यू ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं कर सकती। अब इसमें बोला है प्रोवाइडेड फर्दर कि 2011 के अमेंडमेंट से पहले, ये 2011 में आया, इससे पहले जो ट्रांसफर कर चुके हैं केसेस रेवेन्यू ऑफिसर को, उनका क्या, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर को ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब अपन एक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 45 तो ओमिटेड था। सेक्शन 46 में बोला था कहाँ कहाँ अपील नहीं होगी, तो याद करिए सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन, फिर था रिव्यू वाला, अगर रिव्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती तो वहाँ भी नहीं होगा, स्टे इंटरिम, ठीक, और फिर बहुत सारे सेक्शंस थे जिनके अगेंस्ट फर्स्ट अपील लाई नहीं होती। फिर बी पॉइंट में था बहुत सारे सेक्शंस थे जिसमें सेकेंड अपील लाई नहीं होती थी, ठीक है, सेकेंड अपील वाला इंपॉर्टेंट था। ये हो गया सेक्शन 45, सेक्शन 46। 47 में देखा था कि लिमिटेशन ऑफ अपील, 45 डेज के अंदर अंदर आपको अपील करनी ही है। 2018 का जो अमेंडमेंट आया था उसमें बोला था कि उससे पहले क्या, तो उससे पहले जो टाइम बता रखा था उस हिसाब से आपको अपील करनी है, ठीक है। अब अगर कोई जो अपील की थी वो एडमिट हो गई और उसकी नेक्स्ट डेट है हियरिंग की, एक्स पार्टे हुआ था, तो सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेशन देना है, ठीक है, ये बात भी थी 47 में। 48 में क्या बोला था, कॉपी, कि अगर जो जिस भी ऑर्डर के खिलाफ आप पिटीशन लगा रहे हो, अपील या रिव्यू या रिवीजन जो भी कर रहे हो, तो उस ऑर्डर की कॉपी आपको उस पिटीशन के साथ रखनी है, ये बात सेक्शन 48 बोलता है। सेक्शन 49 पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट सेक्शन से, देखिए सेक्शन 49 इंपॉर्टेंट है और 46 भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा। पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी में बताया कि या तो वो एडमिट कर सकते हैं या मना कर सकते हैं, ठीक। फिर बताया कि अगर एडमिट कर लेते हैं तो नोटिस भेजना पड़ेगा। अब दोनों पार्टी की हियरिंग हुई तो क्या कर सकते हैं, या तो ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, या फिर उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बाद में ये बात लिखी थी कि वो ये जो केस है अपीलेट अथॉरिटी ये किसी रेवेन्यू ऑफिसर को नहीं दे सकती है, ठीक है, बट अगर 2011 से पहले कोई केस दे रखा है तो वो रेवेन्यू ऑफिसर को ही सॉल्व करना है। ये पढ़ लिया हमने सेक्शन 45 to 49। अब सेक्शन 50 से नया अपन एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।